नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, जो मीडिया का मैनेजमेंट है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी गुजरात की मुख्य धारा की पार्टी हो गई है और उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। आप मेरी बात मान लीजिए, जिस दिन 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन मेरे इस वीडियो से टैली कर लीजिएगा, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। गुजरात में कुछ नहीं होने वाला से मेरा मतलब है सीटों की बात कर रहा हूँ मैं। सीटों के मामले में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। एक दो सीट कहीं कोई इंडिविजुअल जिसका अपने क्षेत्र में प्रभाव हो जीत जाए या जीतने करीब पहुँच जाए तो अलग बात है। लेकिन मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? देखिए, तुलना 2017 से कर सकते हैं या 1990 से शुरू करें। 1990 में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कभी हार का मुंह गुजरात में नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसका संगठन, मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जनसंघ के समय से जिन दो राज्यों में सबसे मजबूत था, नीचे तक, जड़ तक था, ज़मीन तक था, वो गुजरात और मध्य प्रदेश। इन दो राज्यों में जैसा संगठन बीजेपी का बनाया गया जनसंघ के समय से, वैसा देश में किसी और राज्य में नहीं है। तो इसलिए जो है गुजरात विशेष है। और गुजरात में 2001 अक्टूबर में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बीजेपी की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। बीजेपी का पूरा जनाधार बदल चुका है। अब तुलना अगर 2017 से की जाए, अक्सर कहा जाता है कि 2017 में बीजेपी हारते हारते बची, कांग्रेस जीत सकती थी या कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। मैं कह रहा हूं तथ्य इसकी गवाही नहीं देते। दो तीन चीज़ें देख लीजिए, क्या फ़र्क हुआ है और उस समय क्या स्थिति थी उसकी भी बात करूंगा। फ़र्क जो आया है, 2017 में कांग्रेस के हाथ में 3 हथियार थे और तीनों जाति के हथियार थे। एक हार्दिक पटेल, दूसरा अल्पेश ठाकोर और तीसरे जिग्नेश मेवाणी। हार्दिक पटेल कांग्रेस के बाहर थे उस समय, लेकिन कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। हार्दिक पटेल पटेल समुदाय को जुटा रहे थे और बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे थे। बीजेपी के खिलाफ पटेल समुदाय जाए, इसकी पुरजोर कोशिश हार्दिक पटेल ने की। पिछड़ा वर्ग के लोग जो है, ओबीसी, बीजेपी से अलग हो, इसकी कोशिश जो है अल्पेश ठाकुर ने की। और जिग्नेश मेवाणी पर जिम्मा था दलितों को बीजेपी से दूर करने का या उनके पास न जाने देने का, कांग्रेस की तरफ लाने का। ये तीनों जो युवा नेता थे वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और इन तीनों युवा नेताओं की ऐसी हवा पूरे देश में बनाई गई जैसे एक नया नेतृत्व उभरने जा रहा है जो अगले कुछ सालों में पूरे देश पर छा जाएगा। और उसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में है, उसका झंडा लेकर चल रहे हैं। अल्पेश ठाकुर पहले ही भाजपा में आ चुके हैं, सबसे पहले आने वालों में तीनों में से वही थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और जिग्नेश मेवाणी जो दलितों के मतलब लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के डार्लिंग थे, उनको नए दलित आइकन के रूप में पेश किया जा रहा था, वो जेल में है। किस मामले में जेल में है? कोई गुजरात सरकार का मामला नहीं है। कोई गुजरात सरकार ने कोई फर्जी केस जो दावा किया जाता रहता है, ऐसे केस में फंसा कर नहीं उनको जेल भेजा है। वो जेल में है महाराष्ट्र में जो भीमा कोरेगांव नक्सल मामला हुआ था, कांड हुआ था, उसमें जिसमें नक्सलियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या और देश के खिलाफ बगावत की योजना बनाई थी, जिसका मुकदमा चल रहा है, कई लोग जेल में हैं। उसी मामले में जिग्नेश मेवाणी जेल में हैं। तो वो चुनाव तक निकल पाएंगे, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो कांग्रेस के जो 3 हथियार थे 2017 में, वो ख़त्म हो चुके हैं। संगठन और मैनेजमेंट की जो ताकत थी उनकी, और अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। गुजरात में कांग्रेस का 2 साल से अध्यक्ष नहीं था, लगभग 1.5 साल से कोई प्रभारी नहीं था प्रदेश का। ये हालत है गुजरात में। और गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं और 8 दिसंबर को रिज़ल्ट की तारीख तो तय हो चुकी है, लेकिन अभी नॉमिनेशन कब से शुरू होंगे उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। मुझे लगता है नवंबर में आएगा, शायद फर्स्ट वीक में आए। हिमाचल का आ चुका है। गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं। आपने दुनिया में कहीं सुना हो कि युद्ध की घोषणा हो जाए और सेनापति दूसरी जगह चला जाए?
कांग्रेस पार्टी में यही हो रहा है। गुजरात हिमाचल में चुनाव है और राहुल गांधी केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में घूम रहे हैं। अभी तेलंगाना आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, अभी कर्नाटक में हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कांग्रेस की प्राथमिकता ही नहीं तय हो पा रही है कि उसे चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, या फिर जो है एनजीओ की तरह काम करना है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो एक एनजीओ का काम है एक तरह से, ख़ास तौर से ऐसे समय पर जब चुनाव हो रहे हों। कोई भी दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काम करती है तो चुनाव से बड़ा मौका उसके लिए कोई नहीं होता। चुनाव से बड़ा अवसर लोगों तक पहुंचने के लिए नहीं होता। चुनाव से बड़ा मौका सरकार को घेरने के लिए नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन सब में कोई रुचि नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है, सिर्फ यही वजह है। ये कांग्रेस की जो अनुपस्थिति है गुजरात के चुनाव परिदृश्य से, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी नज़र आ रही है। उसका प्रचार तंत्र तो है ही, उसका झूठ तंत्र उससे बड़ा है। सोशल मीडिया को कैसे ऑपरेट करना है ये वो जानते हैं। तो उन सब के जरिए वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। वो उत्तराखंड और गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि लेकिन दिल्ली और पंजाब में तो सफल हुए। बिल्कुल सही बात है, दिल्ली से ही उनका आंदोलन शुरू हुआ था, उसका लाभ उनको मिला। और पहले दिन से पंजाब में कारण जो भी रहे हों, एक ट्रैक्शन आम आदमी पार्टी को मिला था। आप याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में अगर कहीं लोकसभा में जीत हुई आम आदमी पार्टी की तो सिर्फ पंजाब 4 सीटें जीते थे। अब एक भी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन दिल्ली और पंजाब के बाहर आम आदमी पार्टी का किसी भी राज्य में कोई भी जनाधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जो भी दावा करते रहे। अब बात करता हूँ थोड़ी सी 2017 में जो बड़ा ये एक नैरेटिव बनाया गया कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट था, बीजेपी हारते हारते बची। ये संख्या से आपको लग सकता है 2017 में 35 विधानसभा ऐसी सीटें थीं, 35 सीट्स जो है विधानसभा की ऐसी थीं जहां जीत और हार का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी का 5,000 या उससे कम वोटों का था। उनके आधार पर आप कह सकते हैं कि मामला बड़ा क्लोज था, किसी तरफ जा सकता था। इन 35 में से आधी कांग्रेस जीती, आधी बीजेपी जीती। अगर वो आधी कांग्रेस जीत जाती जो बीजेपी जीती थी तो कांग्रेस की सरकार बन जाती, और जो कांग्रेस जीती थी वो बीजेपी जीत जाती तो अपने पुरानी टैली 115-16 पर पहुंच जाती। लेकिन ये एक पक्ष है। तो कांग्रेस ने अपने तीनों हथियारों और इस 35 विधानसभा क्षेत्रों में क्लोज कंटेस्ट से बीजेपी को मुश्किल में तो डाला, उसकी सीटें तो कम कर दी, लेकिन चुनाव के नतीजे को प्रभावित नहीं कर पाए। और जिन 35 में से 17 सीटें कांग्रेस जीती 5,000 या उससे कम के मार्जिन से, जाति का कार्ड उसका सबसे ज़्यादा इन्हीं चुनाव क्षेत्रों में चला। और वो जो उसके जाति के 3 हथियार थे वो तीनों सबसे कारगर रूप से यही दिखाई दिए। उसी का नतीजा था कि ये कंटेस्ट जो है इन 35 विधानसभा क्षेत्रों में इतना क्लोज हुआ। लेकिन बीजेपी की जो मैं संगठन की मजबूती की बात कर रहा था, तो उसके लिए आंकड़ों के आधार पर बताता हूँ कि कैसे कह रहा हूँ, आज भी मजबूत है। 1990 के बाद, 1990 के बाद सबसे कमज़ोर अगर बीजेपी दिखी तो 2017 में। उस समय भी जो 99 सीट्स मिली बीजेपी की, उनमें से 81 को उसने रिटेन किया। और रिटेन किया ये बात नहीं है, रिटेन बहुत बड़े बड़े मार्जिन से किया। ऐसा नहीं है कि उसमें 2,000, 5,000, 10,000, 12,000 वोटों का अंतर पड़ता तो वो जो है बीजेपी हार जाती। 20,000 या उससे ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीती है। 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां 1 लाख के मार्जिन से जीती है। इसी तरह 7 सीटें ऐसी हैं जहां 75,000 से 1 लाख के बीच में जीती है। तो बीजेपी ने जो सीटें जीती, इन 35 सीटों के अलावा बात कर रहा हूँ, जो बाकी बची सीटों में जीत हासिल हुई है बीजेपी को, उसमें बीजेपी का जीत का मार्जिन इतना बड़ा है कि कांग्रेस उस समय भी उसके आसपास नहीं पहुँच पाई। अब तो बहुत पीछे चली गई है। बीजेपी ने 81 सीट्स रिटेन की और 18 नई सीटें जीती थी उस समय। तो इस तरह से 99 सीटें मिली। इसी तरह से कांग्रेस को जो 77 सीट्स मिली, उनमें से 42 उसने रिटेन की और बाकी जो है वो उसने नई सीटें जीती। लेकिन
कांग्रेस ने जो 42 सीटें जीती, उनमें से बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ 2-3% वोट बीजेपी की तरफ खिसक जाए तो वो सीटें बीजेपी की तरफ आ सकती हैं। यही हाल उन 35 सीटों में, जहां 17-18 सीटों पर कांग्रेस जीती, वहां भी है। तो कुल मिलाकर क्या स्थिति बन रही है? स्थिति ये बन रही है कि 2017 में बीजेपी के खिलाफ जो ये 3 मुद्दे थे, उसके अलावा 3 बड़े मुद्दे बीजेपी की वजह से थे। उसको पॉजिटिव नेगेटिव जैसे रूप में देखना चाहें आप देखिए। एक, नोटबंदी हुई थी 2016 नवंबर में और 17 दिसंबर में चुनाव हो रहा था। जीएसटी आई थी 2016 जुलाई में और उसके बाद चुनाव हो रहा था। आपको पता है कि गुजरात जो है एक तरह से व्यापारियों का प्रदेश कहा जाएगा, हर व्यक्ति वहाँ व्यापार करता है, तो जीएसटी का बड़ा असर था। जीएसटी के लागू होने में उस समय शुरुआती जो समस्याएं हो रही थी वहाँ, उसको लेकर बड़ी नाराज़गी थी। तीसरा, पाटीदार आंदोलन के कारण पुलिस फायरिंग हुई, लोग मरे। और नेतृत्व परिवर्तन यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली जाने के बाद जिस तरह गुजरात की सरकार चली, उससे भी लोगों में असंतोष और नाराज़गी थी। तो ये 3 और 3 मिलाकर 6 फैक्टर थे, सब के सब बीजेपी के खिलाफ और बहुत बुरी तरह खिलाफ, कि उससे लड़ना। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय उस चुनाव में अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर न लगाई होती तो बीजेपी वो चुनाव शायद हार सकती थी। लेकिन बहुत मुश्किल है, गुजरात में बीजेपी को हराना बहुत ही कठिन काम है। उसके बाद से पिछले 5 सालों में बीजेपी ने अपनी न केवल कांग्रेस के 3 हथियार जो है भोतरे कर दिए, ख़त्म कर दिए, बल्कि अपनी जो समस्याएं थी उनको हल कर लिया। उसके अलावा जिस तरह से सरकार में परिवर्तन किया है, मुख्यमंत्री सहित सारे के सारे मंत्री एक रात में बदल दिए, कहीं से चूं चपड़ नहीं हुई। और उसके बाद जिस तरह से स्थानीय निकाय और पंचायतों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, वो सब संकेत एक ही दिशा में करते हैं। फिर सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की इतनी चर्चा क्यों? आम आदमी पार्टी की चर्चा, मैंने बताया कि उसका बड़ा कारण है कांग्रेस की गैर मौजूदगी। कांग्रेस की अनुपस्थिति चुनाव से अब तक वो आम आदमी पार्टी को ही दिखा रही। कांग्रेस तो लग रहा है चुनाव जैसे लड़ ही नहीं रही है गुजरात में। तो आम आदमी पार्टी को जो भी मिलेगा, पहला उसका शिकार होगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट अगर कहीं हैं गुजरात में तो वो कांग्रेस के पास है। तो एंटी बीजेपी वोट अगर केजरीवाल को मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा, तो कांग्रेस से मिलेगा। एक बात, मान लीजिए कि वो बीजेपी के भी कुछ वोट काट लेते हैं, मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, मुश्किल लगता है, लेकिन मान लीजिए, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मान लेना चाहिए कि बीजेपी के भी कुछ वोट काट लेंगे। तो बीजेपी के वोट काटेंगे तो उसका असर सिर्फ इतना होगा कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन कुछ कम हो जाएगा। बीजेपी वो सीटें हार जाएंगी, इतना वोट काटने की ताकत आम आदमी पार्टी में नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के अगर 2 से 3% वोट भी केजरीवाल और उनकी पार्टी काट लेती है तो उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इसलिए बीजेपी हो सकता है, मैं नंबर के बारे में अभी इतनी जल्दी नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन हो सकता है, मतलब ये असंभव नहीं है कि बीजेपी अपने गुजरात के इलेक्टोरल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आए। और इसका कुछ श्रेय तो अरविंद केजरीवाल को जाएगा ही, क्योंकि वो एंटी बीजेपी वोट का जो बंटवारा करेंगे उसकी लाभार्थी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी। तो आप ये मानकर चलिए कि ये गुजरात का चुनाव 1 हॉर्स रेस है। आपको कागज़ पर, मीडिया में लगेगा कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, बड़ी तगड़ी लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल की बात अगर आप मानते होंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी भाग रही है, क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब जो कुछ कल्पना नहीं की जा सकती वो सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की यही रणनीति है, वो ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं, ऐसे ही राजनीति करते हैं। झूठ, पाखंड, प्रपंच, ये सब वो हथकंडे अपनाते हैं, वो इस चुनाव में भी अपना रहे हैं। गुजरात है तो इसलिए उनको ट्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश है, इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है। इसलिए गोवा और उत्तराखंड में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी गुजरात में हो रही है। उसकी वजह ये है, उसकी 3 वजहें मैंने बताई। एक, कांग्रेस का अनुपस्थित होना, दूसरा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह प्रदेश होना, और तीसरा, उनका प्रचार का तरीका।
इन 3 वजहों से आपको गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। अन्यथा आम आदमी पार्टी की स्थिति वही है जो गोवा में थी और जो उत्तराखंड में थी, उससे बेहतर नहीं होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।